अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, कई दिहाइयों से बलूचिस्तान में एहसास महरूमी और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की बाज़गश सुनाई दे रही है। क्या वाकई वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम ही मसाइल की असल जड़ है, या गवर्नेंस के मसाइल बलूचिस्तान की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है? 18वीं तरमीम के बाद सूबों को सेहत, तालीम समेत मकामी तरक्की के बड़े इख्तियारात मुंतकिल हुए। माली और इंतजामी खुदमुख्तारी के बावजूद पसमानदगी और एहसास महरूमी का वही पुराना बयानिया क्यों दोहराया जाता रहा है? गवर्नेंस की कमजोरी या वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम? असल मसला कहाँ है? सियासी एहतसाब और अंदरूनी इस्लाहात के बगैर क्या बलूचिस्तान तरक्की कर सकता है? बलूचिस्तान में अवाम की बजाय बाअसर तबका ही फैसला साज क्यों है? आज के प्रोग्राम में इन सवालात पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारा मुअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद होंगी फ़रा अज़ीम शाह साहिबा, साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, एयर कमाडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार काज़िम मेंगल साहब, ब्यूरो चीफ न्यूज़ कोयटा, और बख्त मोहम्मद काकड़ साहब, सूबाई वज़ीर सेहत बलूचिस्तान, और बाबर यूसुफ ज़ई साहब, साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे बख्त मोहम्मद काकड़ साहब, सूबाई वज़ीर सेहत बलूचिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है, क्या वाकई ही इसमें कोई जान है, या सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडे का जो एक बाजार गर्म किया जाता है उसी की जानिब एक सूरत हाल नजर आती है? क्योंकि सेहत की वजारत आपके पास है, कितना बजट मिलता है, क्या आपकी सेहत की इस हवाले से जरूरियात पूरी होती हैं? थैंक यू सलमान कियानी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में आज इस इम्पॉर्टेंट बात पे टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। बलूचिस्तान के इशू को समझने के लिए हमें दो तीन चीज़ों पे हमेशा जो है वो गौर करना पड़ेगा कि जब भी हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान के डायनामिक्स जो है वो बाकी सूबों के निस्बत वो डिफरेंट है। ठीक। बलूचिस्तान जो है वो एक रकबे के लिहाज से वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। 44% अब जो है मास लैंड जो है वो बलूचिस्तान का है। और जी। अगर हम मरीन और कोस्टल बेल्ट को इसमें मिला लें तो ये अबाउट 50% यानी आधा पाकिस्तान बनता है। जी। और इस आधे पाकिस्तान पे तकरीबन 1 करोड़ के लगभग आबादी रह रही है। हमारी टोटल 1.5 करोड़ की आबादी है, जी। जिसमें से 30 से 40 लाख लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रह रहे हैं। जी। तो अब ये स्मॉल सेटलमेंट्स है, टफ टेरेन है बलूचिस्तान का, और इतना बड़ा लैंड मास है। तो इसमें और आपकी जो आपको फेडरेशन से एनएफसी अवार्ड में जो 9% मिलता है ओवरऑल बजट का, जी। हमारी रेवेन्यू जनरेशन कम है। हम इस बजट में से हमारा 200 बिलियन का हम्म। ओवरऑल डेवलपमेंट बजट है। अब इतने इलाके को, बहुत बड़े इलाके को, जहाँ पे डिस्पर्स पॉपुलेशन है, उसको 200 बिलियन में डेवलप करना, हम्म। ये नामुमकिन सी बात है। किसी भी सूरत में आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते पंजाब के साथ, सिंध के साथ हम्म। और बाकी सूबों के साथ। दूसरी अहम बात यह है कि शुरू ही से यहाँ पे जो हमारी नेशनलिस्ट पार्टियां हैं, उन्होंने इस चीज को बुनियाद बना के ये स्टेटिस्टिक्स लोगों के साथ नहीं शेयर किए हैं कि बलूचिस्तान का जो सूबा है वो इतना बड़ा है, इसके लिए हम गवर्नेंस का या फिर डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल लाए जो बलूचिस्तान के लिए फिजिबल हो। जी। उन्होंने हमेशा ये सियासत की है कि वफाक जो है हमारा, हमेशा जो है वो हमारा हक नहीं हमें देता। हम्म। ये कुछ पिछले कई दहाइयों से ये एक बयानिया बनाया गया हमारी नेशनलिस्ट पार्टियों की ने, और जब चाहे वो हुकूमत में थे या हुकूमत में नहीं थे। और हमारे आम जो बलूचिस्तान के रहने वाले, इनके ज़हन में ये बात आई कि वाकई में कि जब हम पंजाब जाते हैं या सिंध जाते हैं या फिर कि केपी जाते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है जो वहाँ पे है। जी। तो वो इस जो इनका बयानिया है फिर उसको बाय करते हैं कि ये डिप्राइवेशन है, लोग हम्म। इसलिए जो है पहाड़ों का रुख करते हैं या फिर इंसर्जेंसी की तरफ जाते हैं। लेकिन ये बयानिया बिल्कुल गलत है। हम्म। ठीक है, हम कहते हैं कि 200 अरब में आप ठीक। पूरे बलूचिस्तान को डेवलप तो किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। जी।
लेकिन इसके लिए मॉडल ये बनाया जा सकता है, जिस पे अभी काम हो रहा है, कि हम अर्बनाइजेशन करें। बलूचिस्तान में इस वक्त जो है पर किलोमीटर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 43%, यानी 43 बंदे 1 किलोमीटर में रह रहे हैं, और वो भी डिस्पर्स रह रहे हैं। ठीक, उन बिल्कुल सब ठीक। तक पानी पहुंचाना, उन सब तक हेल्थ की फैसिलिटी पहुंचाना, जी, बाकी चीजें पहुंचाना जो है वो मुश्किल है। मुश्किल है। चलें ठीक। ये जी। अच्छा, आपके साथ मैं यहीं से गुफ्तगू कंटिन्यू करूंगा। फरा अजीम शाह साहिबा, साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। फरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहसास महरूमी और ये जो हालत ज़ार का प्रोपेगेंडा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? और ख़ास तौर पर जब 18वीं तरमीम हो गई और उसके बाद बहुत से इख्तियारात सूबों के पास चले गए, लेकिन फिर भी यूं लगता है कि बलूचिस्तान का वो एहसास महरूमी ख़त्म होने में नहीं आता। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अहम मौजू जो है आज अपने प्रोग्राम के लिए चुना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे साथ मोहतरम हेल्थ मिनिस्टर भी मौजूद हैं जी और बहुत बड़ा डिपार्टमेंट उनके पास है। तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 87.3 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली हेल्थ का जो है वो बजट है। जी इसी तरीके से 146.9 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली एजुकेशन का बजट है। और अगर हम बजट की बात करते हैं पूरे बलूचिस्तान की, तो 2028 अरब रुपए का बजट है बलूचिस्तान का। और इसी तरीके से पीएसडीपी की बात करते हैं तो बख्त काकर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये जरूर कहूंगी कि आप तो कह रहे हैं कि इतने अरबों खरबों का बजट है और इतने बिलियंस में बलूचिस्तान का की जो किस्मत है वो बदली नहीं जा सकती या काम नहीं किया जा सकता। ये 1.5 से 2 करोड़ की आबादी है। ये तो बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि बजट है। देखिए, एक तो होता है डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट बजट है, अगर वो सही तरीके से लग जाए और जो भी हमारे मसाइल हैं उन पे खर्च हो जाए, तो मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान में वसाइल की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। और जितने भी, मैं हमेशा से देखें बरमिला ये कहती हूँ कि मैं खुद भी सियासतदान हूँ, मैं खुद भी असेंबली में बैठी हुई हूँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम जिम्मेदार हैं, हम सियासतदान जिम्मेदार हैं बलूचिस्तान की इस बदहाली का। क्योंकि देखें, मैं आपके साथ लॉजिक पे बात करूंगी, मैं आपके साथ हकीकत पे बात करूंगी। मेरे ये पिछले दिनों मेरा एक बयान बड़ा वायरल किया गया कुछ नासमझ लोगों ने, और बहुत से नासमझ सियासतदानों ने उस पर बयानात भी दिए। हालांकि मैंने वो पूरा एक प्रोग्राम किया था और उसमें मैंने ये बात की थी कि 2028 अरब रुपए का बजट है बलूचिस्तान का। और मैं एक छोटी सी एनजीओ चलाती हूँ ईमान पाकिस्तान के नाम से, और अभी हमने साफ पीने के पानी की कैंपेन शुरू की है और हमने छोटे छोटे गांव मुंतखब किए हैं बलूचिस्तान में। आज भी आपके प्रोग्राम में कहती हूँ कि बलूचिस्तान का मसला कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हल ना किया जा सके। नीयत होनी चाहिए। जहाँ करप्शन इसका मसला है, वहाँ ना अहली भी बलूचिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये बहुत बड़ा हमारा मसला है। तो मैंने अपने उस बयान में ये कहा था कि 2028 अरब का आपका बजट है, मुझे सिर्फ 4 अरब दे दें, मुझे 4 अरब दें, मैं आपको बलूचिस्तान में काम करके बताऊंगी। ये हमारे मोहतरम, मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल हैं, बख्त काकर साहब हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। मैं बरमिला आज भी आपके इस प्रोग्राम में ये कहती हूँ कि ये अगर 2028 अरब का बजट जो है बलूचिस्तान का सही तरीके से खर्च हो जाए, करप्शन के बगैर, तो बहुत मामला बेहतर किए जा सकते हैं। बजट जा कहां रहा है? जो पैसा मिल रहा है वो कहां जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो हमारे सूबे का, बल्कि पाकिस्तान का ही मसला है, बल्कि पूरी दुनिया का मसला है करप्शन, लेकिन नाअहली। मैं आपको ये बताऊं कि वाकई में राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, नाअहली जो है ना, कि आप किसी को एक ऐसा डिपार्टमेंट पकड़ा दें जिसको उसकी अलिफ बे नहीं आती, वो क्या करेगा? वो उसको तबाह ही करेगा ना, वो तो कोई काम तो नहीं कर सकेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में वसाइल की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हम सियासतदान सुधर जाएं तो बलूचिस्तान का मसला कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो दिनों में हल किया जा सकता है। हमें अपने लोगों में, बिल्कुल ठीक, आपने एक अहम पॉइंट रेज कर दिया, उसी के ऊपर गुफ्तगू। जी जी जी, अच्छा ठीक। एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, आप भी इस हवाले से हमें बहुत बेहतर लगे, क्योंकि यकीनी तौर पर आपसे बेहतर इस सारी सूरत हाल को कौन जान सकता है। इसी पे सर आपके साथ गुफ्तगू करना चाहेंगे कि गवर्नेंस की
کمزوری یا وسائل کا ناقص استعمال؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اس وقت بلوچستان جو بدحالی شو کی جاتی ہے اس کا رونا روتا نظر آتا ہے؟ بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے انوائٹ کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو دونوں آنریبل پینلسٹ ہیں وہ بہت ہی محترم بھی ہیں اور بہت ہی ریلیونٹ بھی ہیں۔ بالکل، میں تو فائٹر جہاز اڑاتا رہا، میری ریلیونس صرف بلوچستان سے یہ بنتی ہے کہ میری کوئٹہ میں 2 دفعہ پوسٹنگ رہی ہے اور میں نے پورا بلوچستان ہوا سے فائٹر جیٹ میں دیکھا ہوا ہے، تو میری یہ کوالیفیکیشن پہلی ہے۔ چلیں سر، اور پھر بالکل دونوں حنا صاحبہ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ واقعی میرا خیال ہے ڈیپریویشن بہت ہے، اوپر سے کیونکہ جہاز سے ٹریول میں نے تو کوئی ان سڑکوں پر سفر نہیں کرنا تھا، ان روڈ نیٹ ورک پر نہیں دیکھنا تھا، لیکن اوپر سے دیکھ کے مجھے افسوس بہت ہوا۔ اور محرومی تو سر سب سے بہتر وہیں سے نظر آئی ہوگی جی، اور جو منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 43 لوگ رہتے ہیں، اس کے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب میں تقریباً 640 لوگ پر اسکوائر کلومیٹر رہتے ہیں، سندھ میں تقریباً 525 کے قریب رہتے ہیں، کے پی کے میں 418 یا 20 کے قریب رہتے ہیں، اور باقی بلوچستان میں 7% رہتے ہیں۔ لیکن ایریا آپ کے پاس 44% ہے جس پہ کوسٹ شامل ہے۔ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوسٹل ایریا اتنا بڑا شامل ہے، تو کوسٹ تو ایک دنیا تو خواہش کرتی ہے دنیا کہ ہمارے پاس کوئی کوسٹ ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ 78 سالوں میں ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں، میرا کوئی پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے، نہ میں کبھی پالیٹکس پہ کیا، اور یہ مجھے آپ نے سرپرائز دیا ہے کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کوئی ایران اور امریکہ کی بات ہوگی، لیکن میں سر اس پہ بھی کریں گے بات سر، اپنے مسائل سر پہلے ہم یہ بھی دیکھ لیں ساتھ ساتھ۔ پاکستانی تو میں ہوں، تو اس لیے میں 2 دفعہ جب میں وہاں رہا ہوں تو آنیسٹلی مجھے احساس ہوتا تھا کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ 18ویں ترمیم نہیں ہے، سب کچھ سینٹر کے پاس ہے، تو پھر صوبوں نے کہا جی سب کچھ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے، تو مجھے نہیں پتا اس کی اگلی کون سی ترمیم آئے کہ صوبوں کے ریسورسفلنس ہو۔ ہاں، لیکن اچھی خبر میں ایک شیئر کر سکتا ہوں، مجھے ابھی ریسورسز سے پتہ لگا تھا کہ اب شاید گورننس جو ہے فیڈرل اور پروونشل مل کر ڈسٹرکٹ لیول پر ڈیولپمنٹ کرنے لگے ہیں، جس کے اندر کمشنر ہوگا، لوکل ریپرزینٹیٹو ہوں گے۔ میں بائی روڈ بھی بڑی جگہ گیا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں بلوچستان میں کوئی بائی روڈ گزرا نہیں ہوں کبھی، میں یا سندھ کے سے گزر کے سکھر نہیں آیا، یا جیکب آباد میری ڈپلائمنٹ رہی ہے جیکب آباد۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب لوگوں سے ہم ملتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ڈیولپمنٹ سے کیا تعلق ہے، میرے بچوں کا پڑھنے سے کیا تعلق ہے، وہ تو بڑے سائیں کے پڑھتے ہیں بچے، وہ تو وڈیروں کے پڑھتے ہیں بچے، وہ تو نواب کا لندن پڑھتا ہے بچہ۔ تو پھر مجھے افسوس بھی ہوتا تھا کہ ان کی کیا سینس آف پارٹیسپیشن ہے، کیا سینس آف بلانگنگ ہے۔ ایک جب آپ دیکھیے بنیادی طور پر یہ جو دہشت گرد BLA کہہ لیں یا کوئی بھی نام اس کو دے لیں، یہ ویکیوم کہاں تلاش کرتے ہیں؟ یہ ویکیوم وہاں تلاش کرتے ہیں جہاں پہ جو رول کر رہے ہوتے ہیں اور جو عوام ہوتے ہیں ان کے اندر جتنا ویکیوم یا کریک ہوتا ہے، ان کے سینس آف ڈیپریویشن ہوتی ہے، سینس آف نان بلانگنگ ہوتی ہے، وہاں پہ یہ گھستے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی نواب ہے، وہ وڈیرا ہے، تم نے کیا کہا؟ ہم تمہیں دیتے ہیں، ہم تمہارے نوکریاں بھی دیں گے، ہم تمہیں یہ بھی کر دیں گے، تمہیں گھر بھی بنا دیں گے، یہ صرف بندوق اٹھاؤ یا بم اٹھاؤ اور مسجد میں جا کر دھماکے کر دو۔ تو آئی تھنک یہ زیادہ ڈیپریویشن کا ہے۔ لیکن اچھی خبر جو لاسٹ میں نے ابھی ریسنٹلی سنی ہے، بڑی اتھینٹک ہے، کہ اب ڈسٹرکٹ لیول پر ہوگا، لوگ کی سینس آف پارٹیسپیشن ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو پانی پہلے چاہیے یا آپ کو سڑک پہلے چاہیے یا پہلے ہاسپٹل چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم 78 سالوں میں سوائے مجھے لگتا ہے کہ کبھی ہم فیڈرل کو کہہ دیتے ہیں، ہم کبھی پروونشل کو کہہ دیتے ہیں، اور کبھی ہم ایریا کو کہہ دیتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کس کو کہہ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ریزن تو ہمارے پاس ہوتی ہے کچھ نہ کچھ بلوچستان کے لیے، جبکہ باقی صوبوں میں ایسا نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اس حوالے سے مزید کاظم مینگل صاحب، بیورو چیف نیو نیوز کوئٹہ بھی اب ہمارے ساتھ ہیں۔ کاظم صاحب، آپ تو ہر وقت خبروں سے جڑے ہوئے ہیں، اندر کی خبریں لانا اور جو سرفیس پہ خبریں ہیں سب آپ کے پاس آتی ہیں۔ ہم نے جو محترم ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے سن لیا، جان لیا کہ وہاں پر پیسہ بیش بہا ہے، ان کی ضرورت سے زیادہ ہے، لیکن کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس لیول پر کرپشن اور اس پر قابو پانے کا کوئی میکنزم ہی نہیں؟ دیکھیں، بلوچستان میں جو احساس محرومی ہے یا پسماندگی ہے، اس کے کئی وجوہات ہیں۔ صرف کرپشن نہیں ہے، اور یہ بات بھی درست بہت زیادہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے وسیع و عریض علاقے کے لیے جتنے وسائل چاہیے وہ بلوچستان کے پاس دستیاب نہیں ہیں۔ بلوچستان جو ہے نا تقریباً رقبے کے لحاظ سے نصف پاکستان ہے، اور یہاں چونکہ قبائلی نظام ہے اور لوگ جو مطلب ایک قبیلے کے چھوٹے شاخ کے لوگ ہیں وہ کئی کلومیٹر دور جو ہے نا اپنے ہی قبیلے کے دوسرے لوگوں سے جو ہے نا دور رہتے ہیں، تو ان کے لیے روڈ بنانا اور یہ جو بجلی کے یہ کھمبے لے جانا۔ لیکن ابھی فرا صاحبہ نے کہا کہ اس حوالے سے پیسہ تو بہت ہے۔
फराज साहब की अपनी जो है ना वो है मौक़िफ़ है, और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है बलूचिस्तान में, तो ये जो नया जो एनएफसी वार्ड आया था 2010 में, उससे पहले बलूचिस्तान में ये आलम था कि हर महीने जो चीफ मिनिस्टर था वो तनख्वाहों की अदायगी के लिए अपने मुलाजमीन की वो जाके वफाक के पास बैठ जाता था और वहाँ मिन्नत समाजत करता था। तो वो जो महीने के तनख्वाहें उनको पूरे करने के लिए कई बार उसको इस्लामाबाद जाना पड़ता था। अभी जो 7वें एनएफसी वार्ड हुआ है इसमें अच्छे खासे वसाइल मिले बलूचिस्तान को। तो उसमें जो पैसा सही नहीं लग रहा है उसमें इसमें बिलाशुबा वो नहीं है कि मिसमैनेजमेंट भी है, और जो गैर तरक्याती अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट के। और अभी जो नई गवर्नमेंट है वो इनको ये जो गैर तरक्याती अखराजात है इनमें इजाफे के लिए इकदाम कर रहा है। मेरी जो ज़ाती राय है उसमें बलूचिस्तान को इस वक्त कोई नए डिवीज़न या नए अजला की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो पहले से मौजूद है उनको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। अब पूरा दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया, तो बलूचिस्तान में अब ये दूर दराज के ये इस हवाले से कोई मसला नहीं है। ठीक। अब कोई तफ्तान से जो है ना कोई एक दस्तखत करने के लिए किसी को कोयटा आना नहीं पड़ेगा। अब वो तो टेक्नोलॉजी है कि आप इधर कोयटा में कमिश्नर उसको दस्तखत करके एक ही सेकंडों में वो उसका जो है ना वो पेपर जो है ना उधर तफ्तान जी। तो अब ये इस तरह के जो है ना मतलब इनकी प्रायोरिटीज है। मसलन बलूचिस्तान में इस वक्त मेरे नुक्ते नज़र से इंसानी वसाइल को तरक्की देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मसलन तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, लोगों की सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ठीक पॉइंट आ गया इस सवाल से। ज़रूरत है। और लेकिन यहाँ जो है ना प्रायोरिटी ज़्यादा रोड बनाने का है, चूंकि रोड में कमीशन और मुबैना तौर पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो लोग रोड बनाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। इस टाइम मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान का जो तरक्याती बजट है वो पहले से कम है, लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना ये शाहराहों की तरक्की और बिल्डिंगों की तामीर पे है। मसलन मैं अभी आपको मिसाल दे दूं कि बलूचिस्तान के जो स्कूल हैं उनमें टाट तक नहीं है बैठने के लिए बच्चों के लिए। चले ठीक, अच्छा चले, यही हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत भी मौजूद हैं, उनसे इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हैं। बख्त मोहम्मद काकड़ साहब, हमने अभी फराज साहबा को सुना, उन्होंने यकीनी तौर पर एक बड़ी चार्जशीट है इस हवाले से कि जनाब जो ज़्यादातर पैसा है वो करप्शन की नज़र होता है, तो आप भी खुद को इस कटहरे में खड़ा करते हैं कि क्या ये जो करप्शन है ये गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर या इस लेवल पर मौजूद है कि उस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा रहा? कियानी साहब, एक तो मैं फराज साहिबा का ये जो स्टैटिस्टिक्स है उनकी करेक्शन करता चलूं कि बलूचिस्तान का ओवरऑल बजट जो है वो 1 ट्रिलियन है या 1000 बिलियन है, तो उसमें 200 बिलियन जो है वो डेवलपमेंट के, बाकी नॉन डेवलपमेंट के हमारे एक्सपेंसेस है। तो 200 अरब में आप किसी भी डेवलपमेंट एक्सपर्ट को बुलाएं कि बलूचिस्तान में 200 अरब रुपए में आप बलूचिस्तान की डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि गवर्नेंस के इश्यूज रहे हैं, इसमें ये भी इशू रहे हैं। तो जहां तक बलूचिस्तान में डेवलपमेंट मौजूदा हुकूमत की, मैं आता हूं फराज साहब आपकी तरफ, अभी बात करते हैं इस पे। मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है, मौजूदा हुकूमत ने अपनी प्रायोरिटीज सेट की है। हमारा हेल्थ जो है, एजुकेशन है, ये हमारी टॉप प्रायोरिटीज है, और हेल्थ और एजुकेशन में इस वक्त जो काम हो रहा है इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है। 102 अरब रुपए जो है वो हमारा ओवरऑल हेल्थ का बजट है, जिसमें 71 जो है नॉन डेवलपमेंट 71 बिलियन रुपीस और 18 अरब जो है वो डेवलपमेंट के बजट के लिए। मैं फिर वही बात दोहराता चलूं कि बलूचिस्तान की जो वास्टनेस है वो सीरियस इशू है कि उसकी वजह से महरूमियां ज्यादा है, और वो कम्प्लीमेंट करता है उन लोगों को जिन्होंने ये बयानिया बनाया है कि डिप्राइवेशन है। डिप्राइवेशन तो सिर्फ यहाँ बलूचिस्तान में नहीं है, डिप्राइवेशन बाकी सूबों में भी अगर आप देखें बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे यही इश्यूज है, हेल्थ के भी, एजुकेशन के भी और
اچھا उसके भी। सर कथा कलामी की माजरत सर आपकी जानिब मैं वापस आता हूं क्योंकि गुफ्तगू का सिलसिला कुछ इस तरह से चल रहा है कि इसके अंदर जो हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब हैं उनसे ज़रा एक क्विक क्वेश्चन मैंने पूछना है, और वो सिर्फ और सिर्फ सर आपसे यही जानना चाहता हूं कि नौजवानों को इस सारी सूरत हाल में किस तरह कौमी धारे में लाया जा सकता है, क्योंकि इंसर्जेंसी और ये बाकी मामला जिस पीक पर हैं और जो महरूमियाँ हैं ख़ास तौर पर, वो कैसे कम से कम की जा सकती हैं? मैंने तो पहले भी अर्ज किया था कि देखिए सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन और सेंस ऑफ बिलोंगिंग होनी चाहिए। लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि ये जो गवर्नर है, ये जो चीफ मिनिस्टर है, ये जो मिनिस्टर साहबान है, ये मेरी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये मेरे दर्द को समझते हैं, मेरी तकलीफ को समझते हैं। अगर उनके ये हो कि ये इनको क्या पता कि मैं किस हाल में हूँ या मेरे बच्चे किस तरह मेडिसिन में, अभी जैसे कह रहे थे टाट भी नहीं है जो बिता रहे थे, तो इस तरह की बातों से तो जाहिर है सेंस ऑफ बिलोंगिंग कम होती है। जो पाकिस्तान ने या बलूचिस्तान के सूबे ने, पाकिस्तान आर्मी ने भी ये किया है, वहाँ कैडेट कॉलेजेस खोले हैं आपने, वो क्या चीज़ है बुनियादी तौर पर? वो ये जाहिर करते हैं कि एक आम बच्चा कैडेट कॉलेज में आ सकता है, वहाँ कैडेट बन के ट्रेनिंग हासिल करे, और कैडेट बन के जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी में या एयरफोर्स नेवी में जाए, वो पॉलिटिशियन बन सकता है, वो जुडिशरी में जा सकता है, लॉयर बन सकता है, कारोबार कर सकता है। तो इस तरह ही सेंस, इसीलिए आपने नोट किया होगा कियानी साहब कि दहशतगर्द कैडेट कॉलेज को क्यों निशाना बनाते हैं। बुनियादी तौर पे वो समझते हैं कि ये जो बच्चे यहाँ कैडेट कॉलेज में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, ये एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ये तो हमारी नर्सरी होते थे, ये तो हम इनको पौधे लगाते थे, बड़ा करके हम इनको कहते थे और फिर इनको दिखाते थे कि इन सड़कों पे तुम्हारा हक नहीं है, इन गाड़ियां जो बड़ी गुजर रही हैं, तुमने कभी इस गाड़ी में नहीं बैठना, ये जहाज तुम कभी नहीं देख सकोगे, इसमें बैठ करके कैसा लगता है, तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें ये सारा कुछ दे देंगे। तो एक आसान हो जाता है कन्विक्शन तोड़ना किसी की भी। तो आई थिंक सेंस ऑफ बिलोंगिंग या पार्टिसिपेशन जितनी ज्यादा होगी, और जो पिछले सवाल के जवाब में मैं अर्ज कर रहा था कि गवर्नमेंट का जो अभी रीसेंट प्लान, मुझे बड़ी एक जगह ब्रीफिंग जाना पड़ा, बच्ची प्रिविलेज था, मैं वहां बैठा हुआ, तो वहां बताया गया कि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम ये करने लगे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमिश्नर को भी, एक लोकल पॉलिटिशियन को भी, एक छोटे से छोटे काउंसलर को भी पता होगा कि मैं एक सड़क में लाने में कंट्रीब्यूट किया मैंने, या ये हॉस्पिटल जो है वो मेरी कोशिश से बना है। अगर सबको ये पता होगी, जब तक कोयटा में सिफारिश नहीं होगी मेरे इलाके की, मेरा तो कोई अप्रूवल नहीं होगा बजट का। तो यही होता आ रहा है, मेरा ख्याल है 70-78 सालों से। करप्शन का तो हम सारे, मेरा ख्याल है बाकी तीनों पैनलिस्ट हमारे मान रहे हैं। तो अगर करप्शन भी ऐड कर लें, और जाहिर है एक सूबे की जो इतनी बड़ी लैंड है, मैं काकड़ साहब से एग्री करता हूं कि चैलेंजिंग है स्ट्रक्चर बनाना, 40 लोगों के लिए सड़कें, मोटरवे नहीं बनाए जा सकते, लेकिन फिर उन तक ऐसे बेनिफिट तो पहुंचे कि वो हमसे कनेक्टेड रहे, वो हमारे बदल ना हो जाए हमारी गवर्नेंस से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बाबर यूसुफ ज़ई साहब, साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर अभी बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हुए यही एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता उठाया जा रहा था कि एक तो बजट के हवाले से बात होती है कि बजट की तरजीहात जो इस वक्त नज़र आती हैं यकीनी तौर पर सूबे के जो एम्स हैं उनसे मुताबिकत नहीं रखती, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बड़ा बजट जो है वो सरकारी तनख्वाहों में और बाकी अखराजात पर खर्च होता है, लेकिन वहीं पर हम तालीम के हवाले से देखते हैं, सेहत के हवाले से देखते हैं, तो वहाँ पर उसका हिस्सा बहुत कम है। और ये भी कहा गया कि एक मेजर हिस्सा करप्शन में चला जाता है। तो असल हकीकत है क्या? आप क्या देखते हैं? बलूचिस्तान के इन मसाइल का हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। देखें जी, हमें बलूचिस्तान के पैराए में इस मसले को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, जो एक एहसास महरूमी का बयानिया गढ़ा जाता है, ये बयानिया कुछ कॉम्परस जमातें गढ़ती हैं या वो लोग गढ़ते हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के ज़रिए इन्वॉल्व होते हैं बलूचिस्तान में। कोई बलूचिस्तान में एहसास महरूमी नहीं है। बलूचिस्तान के एक आम शहरी को वही राइट्स मिलते हैं जो पंजाब में रहने वाले मेरे पंजाबी भाई को मिलते हैं, जो सिंध में रहने वाले मेरे सिंधी भाई को मिलते हैं, जो केपी में रहने वाले मेरे पश्तून भाई को मिलते हैं, जो कश्मीर में रहने वाले मेरे कश्मीरी भाई को मिलते हैं। ये जो है हमारे जो मुल्क की दुश्मन कुव्वतें हैं, इन्होंने ये एक बयानिया बनाया हुआ है कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी है। किस चीज़ का एहसास महरूमी? 71 से जब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक सूबा बना है 1 यूनिट के बाद, देखिए 71 से लेकर आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर्स आए हैं बलूचिस्तान में, सबका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। सब बलोच थे, कोई केपी से नहीं था, कोई पंजाब से नहीं था। तो ये जो हमारी दुश्मन कुव्वतें हैं, इन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ है एहसास महरूमी का। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है
اور آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا رقبہ ہے ہمارا کہ ہم نصف پاکستان بنتے ہیں، آدھے سے زیادہ پاکستان ہے. شاید پوری دنیا میں آپ دیکھیں امریکہ اور کینیڈا میں بھی لوگوں کو 100% امپلائمنٹ نہیں ملتی ہے، 100% بیسک فیسلٹیز نہیں ملتی ہیں، لیکن موجودہ جو صوبائی حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کو اس نے ترجیحات میں رکھا ہوا ہے. ہیلتھ ہو یا ایجوکیشن ہو، ان کی پوری کوشش ہے کہ اپنے لوگوں کو مستفید کیا جائے. ہماری صوبائی حکومت بھی کام کر رہی ہے، تعلیم کے شعبے میں بھی کام کر رہی ہے، صحت کے شعبے میں بھی کام کر رہی ہے. میں سن رہا تھا کہ میری محترم بہن کہہ رہی تھی کہ جو نا کرپشن ہے، رائٹ پیپل فار رائٹ جاب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو بلوچستان کی قیادت ہے یہ رائٹ پیپل ہی ہیں اور یہ رائٹ جاب ہی کر رہے ہیں. کرپشن دیکھیں یہ 75 سال کا ایک ناسور ہے، یہ ایک دم سے نہیں ختم ہوگا. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی دن رات محنت کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے اس صوبے میں 21 دانش اسکول نہیں تھے، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی 21 دانش اسکول لے کر آئے. ٹھیک ہیلتھ ہو منسٹر گیا، آپ کے پوچھ ساتھ لیتے ہیں بیٹھے سر. ہوئے 10 بالکل لاکھ ٹھیک. روپے تک 10 لاکھ روپے تک لوگوں کو جو ہے نا آپ کو پتا ہے ان کی ہیلتھ کی جو ہے نا انشورنس دی گئی ہے، ان کا ہیلتھ جو ہے نا وہ جی فری ہو رہا ہے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے. ٹھیک. تو صوبے میں اصلاحات آ رہی ہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن صوبہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. جی احساس جی محرومی کا جو بیانیہ ہے وہ دشمن کا چلے بیانیہ ہے، ٹھیک ہو گیا. کوئی احساس احساس محرومی نہیں ہے. بالکل اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. فرح صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. فرح صاحبہ اب سن لیا آپ نے، وہ کہتے ہیں کہ جی احساس محرومی کا کوئی بیانیہ نہیں ہے اور کرپشن کے حوالے سے بھی اس وقت رائٹ مین فار دا رائٹ جاب موجود ہیں. جی فرح صاحبہ. جی ٹھیک، فرح صاحبہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہاں پر بڑھتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی جانب. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. فرح عظیم شاہ صاحبہ سابق ترجمان بلوچستان حکومت ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرح صاحبہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھیں گے کہ آپ نے بات کی کرپشن کے حوالے سے. باقی صوبوں کو اگر بلوچستان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو وہاں پر اس قسم کا جو ایک محرومی کا احساس ہے وہ کم نظر آتا ہے. تو یہاں پر کیا ایک وہ میکنزم کہ جس کی ضرورت ہے وہ کیوں نہیں ہے، خاص طور پر کرپشن کی ایریڈیکیشن کے لیے؟ جی دیکھیں، باقی صوبوں سے تو آپ بلوچستان کو کمپیئر نہیں کر سکتے، اور کیونکہ سرے سے ہی میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان اگر نگلیکٹڈ رہا ہے تو وہ کسی باہر کے بندے سے نہیں رہا. ہمارے اپنے لوگوں نے اسے نگلیکٹ کیا ہے، اسے اگنور کیا ہے. ہمارے اپنے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ابھی، بلکہ جب بات ہو رہی تھی تو آپ کے جو وہ بیورو چیف تھے انہوں نے پہلے تو کہا کہ یہ میرا اپنا موقف ہوگا کہ میں کرپشن کی بات کر رہی ہوں، پھر انہوں نے میری ہی موقف کی تائید کر دی خود ہی مثالیں دے کے. اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں، ہم ہر وقت ویسے رونا روتے ہیں. دیکھیں یہ تو 110% سچی بات ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ کرپشن کا بھی ہے، نااہلی کا بھی ہے، نگلیکشن کا بھی ہے، لیکن وہ کسی باہر کے بندے کی وجہ سے نہیں. ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. لیکن اب میں آ جاتی ہوں اس بات پہ کہ بلوچستان میں جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ احساس محرومی بھی ہے، جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں آپ کے، ان کا بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فیک ایک پروپیگنڈا تو ضرور ہے، لیکن آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی کمزوریوں پر. یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے کچھ، میں تو ان کو نہ سمجھ ہی کہوں گی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ نہیں ہے. بلوچستان کے یہ جتنے بھی سیپریٹسٹ گروپس ہیں، آپ کی بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، یہ چند لوگوں سے شروع ہوئی تھی. آج ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسی لیے ہیں کہ یہ وہ ہماری یوتھ ہے جو سسٹم سے مایوس ہو کر، جن کے برین بھی واش کیے جا رہے ہیں، جو ہمارے دشمن کی طرف ڈائیورٹ ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنی یوتھ کو بچانا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہتی ہوں کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں بلوچستان میں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. بلوچستان میں ایسے ایسے ٹیلنٹ موجود ہیں، بلوچستان میں ایسے ایسے کام بھی ہو رہے ہیں جن کو میں سمجھتی ہوں کہ فوکس بھی کرنا چاہیے اور میڈیا پہ بتانا بھی چاہیے. اب دیکھیں، کنیکٹیویٹی اور انکلوزیویٹی میں سمجھتی ہوں یہ بے حد ضروری ہے کہ ہمارے جو اپنے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں اپنے لوگوں کے بیچ میں جانا ہوگا، اپنے کیے کی معافی مانگنی ہوگی. نو ون از پرفیکٹ، انسان سے غلطی ہوتی ہے. اب بھی میں کہتی ہوں کہ دیر نہیں ہوئی کہ آپ اپنے لوگوں میں جائیں، انکلوزیویٹی، کنیکٹیویٹی، اور ان کو آنرشپ دیں، ان سے ملیں، ان سے بات کریں. جی فرح صاحبہ وقت کم ہے، ذرا میں چاہتا ہوں کہ بخش صاحب سے بھی پوچھ لیں اسی چیز کے اوپر، ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. تو بخش صاحب، انکلوڈ کرنا پڑے گا آپ کو یوتھ کو اس سارے قومی دھارے میں. آپ کیونکہ اس وقت کرتا دھرتا ہیں وہاں پر، تو آپ کو اس چیز کے حوالے سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے. فرح صاحبہ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے کہ جو کچھ اس وقت مسائل ہیں یقینی طور پر حکومت ہی اس کی ذمہ دار. سلمان صاحب، بات یہ ہے کہ جب بھی بلوچستان
में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, इनमें से अक्सर में जितनी भी हमारे नेशनलिस्ट हुकूमतें हैं, वो शामिल रही है इन हुकूमतों में। और अगर अब भी जो कंफ्यूज्ड बयानिया पेश किया जा रहा है बलूचिस्तान की तरफ से, बलूचिस्तान के लीडर्स की तरफ से, जो फराज साहिबा कह रही है कि इसका मेन रीजन ये है कि हमसे जो नौजवान है दे आर वो मुतमईन नहीं है हमसे ड्यू टू डिप्राइवेशन, ये जी। वजह बिल्कुल नहीं है। हम्म। अगर पंजाब में डिप्राइव इस तरह के डिस्ट्रिक्ट है, अगर वहाँ पे लोग जो है वो बेरोजगार है, तो फिर वो जाके पहाड़ों पे जाएंगे और वहाँ पे लड़ना शुरू कर देंगे। यहाँ पे एक मास मूवमेंट चलाई गई बाकायदा फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से, हमारे अजली दुश्मन की जानिब से। उन फॉल्ट लाइंस को जरूर एक्सप्लॉइट किया इन्होंने, लेकिन ये नहीं है कि बलूचिस्तान को जिस तरीके से पेश प्रेजेंट किया जाता है कि बलूचिस्तान में इतनी ज्यादा करप्शन है कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा। मौजूदा हुकूमत मीर सरफराज बुगटी की क़ियादत में जो इस वक्त ठीक। बलूचिस्तान में काम हो रहा है, हेल्थ में, एजुकेशन में, ठीक। आपके यूथ इंगेजमेंट पे जितना फोकस किया जा रहा है, यूथ इंगेज है, हमारे नौजवानों को स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, ठीक। बाहर ममालिक में पढ़ने के अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। हमने तमाम बलूचिस्तान में हेल्थ कार्ड के जरिए यानी 1000 हॉस्पिटल जो स्टेट लाइफ के पैनल पे है, वहां से आप अपना इलाज कहीं भी पाकिस्तान में फ्री करवा सकते हैं। ठीक। ठीक। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी के और प्रोग्राम्स हैं, खवातीन के लिए, हमारी बच्चियों के लिए जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, ये बलूचिस्तान में पहली मर्तबा इस नेचर के प्रोग्राम शुरू किए हैं। ठीक लेकिन हो हमें गया। ये एक चीज जरूर समझना होगा जी। कि बलूचिस्तान का जो के हवाले से जो हमारा बयानिया है, यहाँ बलूचिस्तान में बैठे हुए लोगों का या बाहर दूसरे सूबों में या सेंटर में जो लोग बैठे हैं, उनको बलूचिस्तान की इस हकीकत के बारे में कि बलूचिस्तान को बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से डेवलपमेंट की, जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको सबोटेज करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश इस की वक्त जा रही, अगर हम बिल्कुल रोड ठीक हो बना गया। रहे हैं, अगर हम्म। हम रोड बना रहे हैं तो वहां पे कंट्रैक्टर्स को नहीं अलाउ किया जाता है, उनकी मशीनरी जलाई जाती है। अगर हम स्कूल बना रहे हैं तो स्कूल तो डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, डिप्राइवेशन खत्म करने के लिए हो रहा है, तो बिल्कुल वहां पे ठीक। उन स्कूलों को उड़ाया जाता च- है, वहां पे मजदूरों को मारा जाता है, एक ऐसा माहौल बनाने के लिए कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो। लेकिन गवर्नमेंट कमिटेड है कि हम डेवलपमेंट भी करेंगे और हम इस बिल्कुल बयानिए को भी बिल्कुल, बहुत काउंटर अच्छा पॉइंट। करेंगे कि ठीक हो ये गया। जो है ठीक हो गया सर। डिप्राइवेशन मैं जरा का काजिम साहब की बयानिया तरफ जो चला लेके जाऊं सर। पिछले कता 3 कलामी की, डिकेड से कि ये डिप्राइवेशन का है, कता कलामी की माजरत सर, डिप्राइवेशन का वक्त बयानिया बिल्कुल जी नहीं। जी ठीक हो गया, वक्त कम है, तो काजिम साहब से आखिर में मैं जानना चाहूंगा। काजिम साहब, इस सारी जो महरूमी की सूरत हाल है, इससे हम किस तरह बाहर निकल सकते हैं? आप कुछ चीदा चीदा पॉइंट्स बता दीजिएगा, आखिरी कुछ लम्हात हैं प्रोग्राम के। देखिए, इसमें जो महरूमी है या जो कुछ है, इसके बहुत सारे सियासी पहलू भी हैं। उन सबको दूर करना पड़ेगा। एक पहलू ये है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे जो वसाइल हैं उन पे यहाँ के लोगों का इख्तियार हो। इसको एड्रेस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो इंसानी तरक्की है उसकी जानिब तवज्जो देना पड़ेगा, और जो पैदावारी शोबे हैं बलूचिस्तान में उनकी जानिब तवज्जो देना पड़ेगा ताकि लोगों की जेब में पैसा आ जाए। अब आप रोड बनाएंगे तो रोड पे ठीक। एक गरीब आदमी की जेब में पैसा नहीं होगा, उस पे सफर कैसे कर सकेगा? मैं आपको ये मिसाल दूं कि ग्वादर से लेकर कोयटा तक एक बेहतरीन रोड बनाया गया है। अब ग्वादर के जो मचेरे हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बस का किराया देकर कोयटा तक आ सके। पंजगूर के लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो इस रोड पे जो है ना बस में बैठकर सफर कर सकें। तो सबसे पहले जो पैदावारी शोबे हैं बलूचिस्तान के, उनको बेहतर बनाना पड़ेगा। इधर ज़राअत को बेहतर बनाना पड़ेगा, लाइव स्टॉक को बेहतर बनाना पड़ेगा, इस ताकि लोगों के लिए रोजगार और पैसे अब उनके जेब में आने के मौके बहुत ज्यादा आ जाएं। अब यहाँ जो है ना प्रायोरिटीज जो है ना दूसरी जानिब है, रोड बनाने पे हैं, दूसरी जानिब हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में एक आम आदमी का मसला जो है ना बहुत ज्यादा हल नहीं होगा। ये इसमें कोई शक नहीं है कि सेहत के हवाले से हेल्थ कार्ड शुरू किया गया है जिसमें लोगों को फायदा होगा, और अगर जो सेहत के मराकज है उनकी तरफ तवज्जो देंगे, उनमें अद्वियात फराहम करेंगे, उनमें डॉक्टरों की बैठने को यकीनी बनाया जाएगा दूर दराज के इलाकों में, तो लोगों को फायदा होगा। अब स्कूल जो है ना हमारे ये कह रहे हैं कि हम जो है ना वज़ाइफ दे रहे हैं। अब आप एक बच्चे पे जो है ना
लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं वज़ाइफ दे के, और जी। दूसरी जानिब जो है ना 12 लाख बच्चे हैं, उन पे एक बच्चे पे मेरे ख्याल में मंथली 300 रुपए आप खर्च नहीं कर रहे हैं, तो ये बैलेंस कैसे बराबर होगा? बैलेंस नहीं, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, इस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बाबर साहब, सर बलूचिस्तान में अवाम की बजाय बासर जो तबका है वही आज तक फैसला साज क्यों है? क्योंकि एक लंबा अरसा गुजर चुका पाकिस्तान बने हुए, तो क्या हमने अपनी गलतियों से शुरू से ही सीखना शुरू नहीं किया कि हम मामलात इस लेवल तक ले आए? देखें जी, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान को बने हुए लंबा अरसा हो गया, हमने गलतियों से नहीं सीखा, हमने गलतियों से सीखा। लेकिन बलूचिस्तान एक कबायली सूबा है, यहाँ पर नवाबों और सरदारों का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, और यही नवाब सरदार और इनके खानदान हुकूमतों में आते रहे हैं, और बदकिस्मती से उन्होंने बलूचिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अब जो मिडिल क्लास लीडरशिप आई है वो बलूचिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, वो बलूचिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रही है। सरफराज बुगटी साहब हों, बख्त काकर साहब हों, इनका ताल्लुक मिडिल क्लास लोग हैं। और ऐसा नहीं है बलूचिस्तान का जो मस्बत चेहरा है उसे मसख किया जा रहा है, मनफी चेहरा दिखाया जा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर जो भारत की प्रॉक्सीज काम कर रही हैं वो यही चाहती हैं कि बलूचिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए, एहसास महरूमी का बयानिया बनाया जाए, साइल वसाइल का बयानिया बनाया जाए। बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं उन्हें ये समझना होगा कि बलूचिस्तान का साइल वसाइल भी उनका है, बलूचिस्तान के अंदर जो मादनियात है वो भी उनकी हैं। दुश्मन सिर्फ उन्हें बहकाने के लिए, उन्हें बरगलाने के लिए एक बयानिया बनाता है। बलूचिस्तान के बच्चे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हर कोने में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें इस वक्त पाकिस्तान का मज़बूत चेहरा दिखाना है, बलूचिस्तान का मज़बूत चेहरा दिखाना है, कोई एहसास महरूमी का बयानिया नहीं है। सलमान साहब, और एक लास्ट बात मैं करूंगा, जो लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान रातों रात पेरिस बन जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान का लाइन और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर कुर्बानियां दे रही हैं। कल भी इस बलूचिस्तान के एक बहादुर सपूत ने, एक बेटे ने, असमतुल्लाह बंगुलजई ने शहादत कबूल की है, उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया इस मुल्क के खातिर। तो ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में हर तरफ मायूसी मायूसी है। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में उम्मीद भी है, बलूचिस्तान का मज़बूत चेहरा भी है, और बलूचिस्तान का नौजवान पाकिस्तान के साथ है। बिल्कुल ठीक। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।